साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है हैश वैल्यू एल्गोरिदम से। बेसिकली जब भी आप डिफेंड कर रहे हैं एक एंटी करप्शन केस को और ये जो एल्गोरिदम हमारे सामने होती है, इस पर हम कैसे वर्कआउट करें और कैसे पहचानें कि मैनिपुलेशंस हुए हैं या नहीं हुए। तो आई एम गिविंग यू सर्टेन आइडियाज़ जिसके तहत आप वर्कआउट कर सकते हैं और ईज़िली चीज़ों को आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़्ड है या उसमें हुए हैं मैनिपुलेशंस या चेंज हुआ है हैश वैल्यू, डेफ़िनेटली एक गुड केस बनता है एक्विटल का। तो इसलिए घबराएँ नहीं, चेहरे पे जो है स्माइल रखें, अपने आप को जो है दोषी नहीं मानें और अपने फ़ाइल को दें पॉज़िटिव ऑरा और नियमित जाया करो भगवान शिव के मंदिर और शिव जी को जो है जल अर्पित किया करो। और एक ही बात कहनी है, ओम नमः शिवाय। प्रभु रक्षा करो और प्रभु जो है रक्षा करेंगे। क्लियर है बात ये? कोई गलत काम आपने नहीं किया है, संसार चाहे कितने गलत बोले आपको, पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको गलत जो है फँसाया गया है, बस और कोई तकलीफ़ नहीं इसमें। जब कानून आपको मान रहा है इनोसेंट, तो वकील या जज या प्रोसिक्यूटर या परिवादी आपको जो है गिल्ट कैसे मान सकता है? इसलिए अपने अंडर का जो है डर निकाल दो, गिल्ट बाहर निकाल दो और एक पेशेवर की तरह केस को लड़ो, तो सफल हो ही जाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर है? डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द बोर्ड। देखिए, जो मामले हैं एंटी करप्शन के, उसमें प्रोसिक्यूशन डिमांड को साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करता है। जब भी एविडेंस कोर्ट में होती है, तो मैनिपुलेशन है या नहीं है? कैन यू से? आंसर इज नो। जज कह सकता है इस पे? आंसर इज नो। डिफेंस काउंसिल? अगेन नो। परिवादी? अगेन नो। प्रोसिक्यूटर? अगेन नो। देन हु कैन से? एक्सपर्ट। पर उसे क्या पैरामीटर जो है फॉलो करना होगा? पैरामीटर है हैश वैल्यू, जिसके बेसिस पर निष्कर्ष जो है ड्रॉ होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हैश वैल्यू एक साइंटिफिक एविडेंस है। आप जो है नोट डाउन करते हुए चलिए अब, जिसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एविडेंस में मैनिपुलेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्लियर हो गया? अगर प्रोसिक्यूशन का हैश वैल्यू होता है चेंज, तो निश्चित तौर पे वी कुड से दैट कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जहाँ एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वहाँ पर एविडेंस पे यकीन नहीं कर सकते और इस तरह के एविडेंस जो है डिस्कार्ड किए जाने योग्य है। इसलिए भाई, अगर आप फँस भी गए हो करप्शन केस में और आपके दिमाग में अभी भी गलतफ़हमी कि कोर्ट जाएँगे, बात कह देंगे कोर्ट में जो है जज साहब बरी कर देंगे, बिल्कुल बरी नहीं करेंगे आपको। ये मान के चलो कि 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी आपको। क्लियर है? जितने प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे, एट रैंडम जिरे करोगे, तो सफल नहीं हो पाओगे। ये लिख के रख लो आप। प्रिवेंटिव मेजर्स आर मस्ट। डिस्कस करते-करते कई बार हमें डिफेंस लाइन को जो है चेंज करना पड़ता है या कुछ नए फैक्ट्स को जो है इंसर्ट करना पड़ता है। देखो, अगर आप बचाव कर रहे हो या डिफेंड कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज़ फेयर। कुछ भी करो, निकलना भाई केस के अंदर अपने को। क्लियर है बात ये? पर आपके रास्ते लीगल होने चाहिए, आपको कोई रास्ता इल्लीगल जो है अडॉप्ट नहीं करना है। बस ये मोटी-मोटी बात है। देखिए, यूजुअली क्या होता है एसीडी केस में, आप सब जानते हैं कि जो कंप्लेनेंट है एक कंप्लेंट देगा, जिस पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। उसको बोलेंगे भाई ये लो जी रिकॉर्डर, जाओ और जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करके लियो। वो जाएगा भाई और रिकॉर्डिंग करके ले आएगा। ये कहता है कि भाई हमने मांग को वेरीफाई कर लिया, जबकि ये प्रोसेस गलत है और सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 BNSS का उल्लंघन है। इसके बाद होता है क्या है, ट्रैप करते हैं, उसमें भी रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो कंसर्न रिकॉर्डिंग्स हैं उसको डालते हैं लैपटॉप में और उससे बनाते हैं CD प्लस ट्रांसक्रिप्शन और एक धारा 63 BSA का बनता है सर्टिफिकेट और अल्टीमेटली आपको करते हैं चार्जशीट एंड फाइनली आप जो है केस को फेस करते हो। और कई बार ये कन्फर्म करने के लिए कि आपकी आवाज़ है या नहीं है, ये आपका वॉइस सैंपल जो है ड्रॉ कर लेते हैं और वो भी ड्रॉ करते हैं गलत तरीके से। सेक्शन 349 BNSS की पालना सुनिश्चित नहीं होती है और आप भी बड़े भोले आदमी हो, सैंपल दे आते हो। अरे भाई, अक्यूज़्ड हो, आपको अधिकार है डिफेंड करने का। वॉइस सैंपल देने से पहले कानून को पढ़ो कि जो वॉइस सैंपल लेने आ रहा है वो अधिकृत है भी या नहीं है। अगर नहीं है अधिकृत, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी वॉइस सैंपल। साफ-साफ मना कर दो। पर जो काम करना है वो लिखित में करना है, मौखिक कुछ नहीं करना है। हर बार जब भी कोई फैक्ट लिखोगे, सपोर्ट कर दो उसको लॉ से या लीगल पोजीशन से। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। ये गोल्डन रूल है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो।
लिख दिया मैंने आपके लिए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन चीज़ों को समझने के लिए। भाई मान लीजिए एक रिकॉर्डिंग हुई, किधर है, और एक फाइल जो है जनरेट हुई। उस फाइल का नाम है dc.wav, एग्जाम्पल मान लिया, या dc.mp3। अब जो कंसर्न सॉफ्टवेयर है उससे बनेगा एल्गोरिदम। अब मान लीजिए कि जो एल्गोरिदम है वो काम में लिया गया है SHA-256, और जो हैश है वो बना A1 B2 C3 D4 E5, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो बेसिकली क्या बन गया ये डिजिटल फिंगरप्रिंट। क्लियर हो गया? ये चेंज कभी भी नहीं हो सकता है। अब इसकी बनाई कॉपी आईओ ने, जो बनी फ्रेश कॉपी, उसका भी हैश वैल्यू सेम रहेगा। अगर हैश वैल्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब जो प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हुई है और एविडेंस को जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। क्लियर है? इसके अलावा जो फर्दर एविडेंसेस प्रोसेस हो रही हैं इवन बाय एफएसएल, जो कॉपी मिल रही है आपको, सबका हैश वैल्यू जो है सेम रहना चाहिए। अगर हैश वैल्यू जो है सेम नहीं है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। सो वी कुड से दैट कि जहाँ भी टेम्परिंग है वो हैश वैल्यू जो है हो जाएगा चेंज, और इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालना जो है आसान रहता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके लिए एक डिफेंस का बिंदु है। अगर आपका एक्सपर्ट ये कह रहा है कि ये हैश वैल्यू जो है चेंज हुआ है या फाइल जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, डेफिनेटली वो एविडेंस जो है काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब LSCD बनी तब का ले लिया हैश वैल्यू, पर जो रिकॉर्डिंग है उसका नहीं लिया हैश वैल्यू, प्रोसिक्यूशन इज इन डेंजर। इसलिए आपको इंस्टेंस जो है निकालने पड़ेंगे कि कब कब इन्होंने निकाला हैश वैल्यू और क्या क्या निकाला। अगर सिर्फ ये कर रहे हैं पूरी औपचारिकता, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जब तक प्रॉपर नहीं बनेगा हैश वैल्यू, प्रॉपर नहीं बनेगा डिजिटल फिंगरप्रिंट, तो वहाँ पर एविडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, और इस तरह के एविडेंस पे संदेह क्रिएट करना या उन्हें ऑब्जेक्ट करना जो है काफ़ी ईजी रहता है। एक एग्जांपल हम और लेंगे समझने के हिसाब से। ए कहता है बी से कि मैं ये काम कर दूंगा, 50,000 रुपये रिश्वत के लूँगा। क्लियर है? ये तो है ओरिजिनल ऑडियो। अब इसमें क्या हुआ, एडिटिंग हो गया और 50,000 को रिप्लेस कर दिया 5 लाख से। क्लियर हो गया? तो ऐसे सिनेरियो में जो हैश वैल्यू है वो हो जाएगा चेंज। या 50,000 को कर दिया उन्होंने 5,000, या ए ने बी से कहा कि कल 5 लाख रुपए लूँगा या 50,000 रुपये लूँगा, तो कल वर्ड हटा दिया, ये वर्ड भी चेंज हो गया, तो हैश वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इस तरीके से हम लोग जो है बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मोटा-मोटा जब भी आप लोग फाइल को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि हैश वैल्यू को लेकर के स्थितियाँ क्या हैं। अगर स्थितियाँ रिकॉर्ड पे नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और एक क्लास हम इसकी और भी लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉमनली हम क्या क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं टू शो दैट कि हैश वैल्यू जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और एविडेंस जो है मैनिपुलेट हुई है, जो कि साइंटिफिक इन नेचर है। क्लियर है? तो मैंने आज जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है इफेक्टिवली कि जब भी इस तरह के एविडेंसेस हैं तो हमें क्या वर्कआउट करना है और किस प्रकार जो है ऑब्जर्व करना है। देखो, घबराओ मत। देखो, कोई भी आपके आंसू नहीं पहुंचेगा। अगर आप इमोशनल वे में केस को लड़ोगे तो आप केस जीत नहीं पाओगे। जब नौकरी के लिए आपने प्रयास किया था तब भी तो आपने वर्कआउट किया था ना, तैयारी करी, प्रिपरेशंस करी, तो आप नोट्स बनाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? ये डिफेंस लाइन को रेडी करो और बेहतर तरीके से डिफेंड करो। देखो, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। अगर वही हमने नहीं करे तो फिर आप कैसे जो है जीत पाओगे? अब आप लोग क्या कर रहे हो, फोकस के साथ जीत जाए, कोई हमें बरी करा दे, कोई मसीह आ जाए, कोई नहीं आएगा। और कोर्ट सिर्फ चलती है एविडेंस के ऊपर। जो भी एविडेंस हमारे सामने है जिससे आप हो रहे हैं दोषारोपित, जिसे हम कॉमनली कहते हैं इंक्रिमिनेशंस, उस पर आपको जो है हिट करना है, अटैक करना है। जिसके लिए आप सलाह करो एक्सपर्ट से। एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू क्या है उस पर जो है वर्कआउट करो। जो पैरामीटर है एविडेंस सेट के फॉलो हुए या नहीं हुए, इस पर जो है वर्कआउट करो। दिक्कत क्या आ रही है मुझे बताओ। अगर काम कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे वर्कआउट तो मारे जाओगे। क्लियर है बात ये? और जो लोग बरी हुए हैं ना, उन सबके डिफेंस जो है प्रॉपर थे, और उनका था प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। इससे जब भी कोई डिफेंस लो तो हवाबाजी नहीं करनी है अपने को। हमें एक समुचित डिफेंस चाहिए, तभी हम जो है जीत पाएंगे, अदरवाइज हम लोग डिफीट खा जाएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।